इमेजिन करो कि आप दिल्ली में रह रहे हो और मैं आपसे कहूं कि आपको अर्जेंटली पानीपत जाना है। ये गाड़ी की चाबी लो और आप पानीपत के लिए निकलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानीपत कितनी देर में पहुंच जाओगे, तो क्या आप मुझे सटीक जवाब दे पाओगे? नहीं। आप क्या बोलोगे कि अगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हुआ तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, अगर ट्रैफिक नॉर्मल हुआ तो मैं 3 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो हो सकता है मुझे 5 घंटे भी लग जाएं। ऐसे जवाब दोगे ना? कुछ ऐसे ही काम करता है हमारा PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके बारे में हमने तब पढ़ा था जब हमने PERT और CPM में डिफरेंस देखा था। तब हमने बात की थी कि PERT क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता है। इसके अंदर वो एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं या वो प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं जो रियलिस्टिक या फिर जो रिपीटिटिव वर्क वाले नहीं होते, वो मोस्टली अनसर्टेन होते हैं या अनसर्टेनिटी जिसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो गए, कोई ऐसा मून पे गए जैसे तो मिशन मंगल बना, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जो होंगे वो PERT में कंसीडर होंगे। तो उनके लिए क्या हम डेफिनेट टाइम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और अगर नहीं दे पाएंगे तो ऐसे केसेस में हम 3 टाइम एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। कौन कौन से वो 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, और क्रिटिकल पाथ से इनका क्या लिंक है। अगर इन सब बातों के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि PERT के अंदर हम 3 टाइम एस्टिमेट पे बात करते हैं। कौन कौन से वो 3 टाइम, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हमारा फर्स्ट टाइम एस्टिमेट होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको TO या A से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा होता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम, TP या B से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पेसिमिस्टिक टाइम। और तीसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम जिसको TM या M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तीनों के तीनों होते क्या हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है और कैसे हम इनसे प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम की। एक्चुअल में ऑप्टिमिस्टिक टाइम है क्या? ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो टाइम है जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं और जैसा हमने प्लान बनाया है उसी के हिसाब से सारा काम होता चला जाए, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। यानी कि सबसे मिनिमम टाइम होगा ये, और वैसा टाइम होगा कि जो हमने बिल्कुल आइडियली माना है, जिसमें हमने ये माना है किसी बंदे को चोट भी नहीं लगेगी, कभी कोई बंदा बीमार भी नहीं पड़ेगा, कभी हमारा कोई इक्विपमेंट भी फेल नहीं होगा, कभी हमारा कोई भी डिले नहीं होगा। किसी को टी टाइम दिया है तो 15 मिनट का अगर टी टाइम है तो 15 मिनट में वो वापस आ जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये मान के चल रहे हैं कि हमने इतने घंटे का काम दिया है, इतने घंटे में ही लोग कर देंगे। ऐसे टाइम को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड अगर बात करें पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है? ये वो टाइम है या वो सबसे खराब टाइम है जब हमारे सारे काम बिगड़ते चले जाएं और फिर भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, अगर हमने मान लिया कि 2 बंदे बीमार होंगे, हम 3 मान के बैठे हैं कि भैया हाँ 3 बंदे बीमार भी हो गए, साथ में हमने ये भी माना हुआ है कि अगर हमारी मशीन भी फेल हो गई उसको रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा हमने माना हुआ है कि टी ब्रेक आधा घंटा नहीं 1 घंटा ले लेंगे लोग, या 15 मिनट नहीं आधा घंटा ले लेंगे लोग, या उसके अलावा और भी अनसर्टेनिटी जितनी हमारी हैं उन सबको कंसीडर करके हम बैठे हैं। वो टाइम जो हमारा अगर प्लान फेल भी होता है उसके बाद भी उतने टाइम के अंदर तो हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे पानीपत जाने वाला एग्जाम्पल लिया कि मैंने माना कि सबसे बुरे से बुरा ट्रैफिक होगा तो भी मैं 5 घंटे में दिल्ली से पानीपत तो पहुंच ही जाऊंगा। ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक टाइम। ये वो टाइम है जब कोई भी काम हमारे प्लान्ड वे के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है जी, आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे। थर्ड अगर बात करें मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम क्या है? एक्चुअल में ये वो टाइम होता है कि जब सारा का सारा काम जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है वैसे ही हो रहा है। मतलब ना तो हम बिल्कुल आइडियल टाइम मान रहे हैं और ना बिल्कुल पेसिमिस्टिक टाइम मान रहे हैं, है ना। हम मान रहे हैं कि जो नॉर्मली कंडीशन में होता है, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली 15 मिनट का टी ब्रेक है तो लोग घूमते फिरते आधे घंटे तक काम पे वापस आते हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें
कि कोई मशीन फेल हो रही है तो क्या फेलियर का रेट है, उसके बेसिस पे कितना टाइम लग रहा है हमको नॉर्मली काम करने में, इस चीज़ को भी कंसीडर कर लें। या उसके बेसिस पे कि भाई नॉर्मली हमारा इतना टाइम एवरी डे लगता है या इतना टाइम हर बार जब हम ये कोई काम करते हैं उतना लगता है, इस टाइम को बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है जी। तो ये वो टाइम है जब नॉर्मल कंडीशन में हम काम करेंगे। कोई हम ऐसा नहीं लेंगे, आइडियल टाइम भी नहीं लेंगे और कोई हम ऐसा टाइम भी नहीं लेंगे कि बुरे से बुरी कंडीशन वाला। यानी कि अगर जैसे रोज ट्रैफिक रहता है वैसे ही ट्रैफिक में अगर हम दिल्ली से पानीपत जाएंगे तो जैसे हमने माना था कि 3 घंटे में अगर पहुंच जाते हैं तो 3 घंटे में आज भी पहुंच जाएंगे, वो है मोस्ट लाइकली टाइम, है ना। तो ये तीनों टाइम आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों की डेफिनेशन है, 1 बाय 1 करके देख लेते हैं तीनों की डेफिनेशन क्या है। अगर ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करें, इट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। लिखने के लिए आपको मैंने लिख दिया है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब पेसिमिस्टिक टाइम की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एवरीथिंग गोज अगेंस्ट द प्लान। ठीक है। और जब मोस्ट लाइकली टाइम की बात करेंगे तो ये कौन सा टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एग्जीक्यूटेड अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है जी। आई होप यहां से आपको तीनों की डेफिनेशन क्लियर होगी। वीडियो को पॉज करके एक बार के लिए लिख लो सारी की सारी डेफिनेशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। अब अगर बात करें तो इन तीनों टाइम एस्टिमेट का हमारे को फायदा क्या है, दूसरा इन तीनों टाइम एस्टिमेट की हेल्प से हम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं उस पर। तो दोस्तों जब हम PERT की बात करते हैं तो PERT के अंदर हम एक चीज कंसीडर करते हैं कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो क्या फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। ठीक है। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जब कर्व को देखेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारी कर्व बनती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में। और हम क्या इमेजिन करते हैं कि जो हमारे 3 टाइम एस्टिमेट थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, ये तीनों टाइम एस्टिमेट इस कर्व के तीनों एंड पॉइंट बनाएंगे। कैसे, ये वाला एंड पॉइंट बनाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये वाला एंड पॉइंट बनाएगा पेसिमिस्टिक टाइम और ये वाला एंड पॉइंट जो ऊपर वाला है ये बनाएगा कौन, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है जी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल में जब हम बात करें तो ये है यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी इस टाइम के अंदर। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम इनकी प्रोबेबिलिटी है सेम। ठीक है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी है सेम, यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है पेसिमिस्टिक टाइम में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है ना। और अगर मोस्ट लाइकली की बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। कितनी ज्यादा होती है ये 4 टाइम्स होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट इन टी मीन इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट इन ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है। तो ये आप कहोगे सर 4 कैसे आया, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये 4 टाइम्स होता है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट इन मोस्ट लाइकली टाइम एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट इन ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम इज 4 टाइम्स हायर। ठीक है। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और जब हम एक्सपेक्टेड टाइम की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे, तो कंसीडर करो कि जब एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे तो हमें क्या पता है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, ये मीन टाइम है, मीन टाइम है ना। और मैंने जैसे अभी बताया तो हम क्या करते हैं इस केस में, इसको निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, उसके बाद लेंगे पेसिमिस्टिक टाइम, उसके बाद लेंगे मोस्ट लाइकली टाइम। अब आप बोलोगे सर ये अगर तीनों को हम लेके डिवाइड कर दे 3 से तो क्या हमारा आंसर ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, हमने अभी क्या बात करी है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है और जो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है टीएम जो है हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी इनसे 4 गुना ज्यादा है। तो मतलब क्या है, इसका अगर 4 टाइम्स लेंगे तभी जाके तो हमारा फॉर्मूला ठीक बनेगा। 4 टाइम ये ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, टोटल मतलब कितने हो गए, 6 टाइम हो गए। 6 टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। दोबारा देख लेते हैं इसको। इसके केस में क्या होगा, एस्टिमेटेड टाइम या टोटल एक्सपेक्टेड टाइम या एवरेज टाइम, इसको ना
म्यू कभी कभी म्यू भी लिखा रहता है ना। किसी किसी में बुक में रिप्रेजेंटेशन म्यू से भी की गई होगी। इनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा और यहाँ पे एम लिखा होगा, है ना। अगर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो भी घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड टाइम जो हमारा होता है या एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है या एवरेज टाइम जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स क्या, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है ना। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूं तो थोड़ा आपको ध्यान रह जाएगा। 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम। तो टोटल हमारे कितने टाइम एस्टिमेट हो गए, 4 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गेट में भी, बार्क में, इसरो में या एसएससी जेई में या आरआरबी जेई में, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आपको तीनों टाइम एस्टिमेट दिए होंगे, आपसे निकालने के लिए बोल देगा कि एक्सपेक्टेड टाइम बता दीजिए। ठीक है जी। हर एक्टिविटी का भी ऐसे ही निकलेगा और हर एक्टिविटी का दे रखा होगा तो उस बेस पे पूरे प्रोजेक्ट का भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है जी। तो यहां से आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम 2 टर्म और देख लेते हैं, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है वेरिएंस। वो दोनों क्या हैं वो और समझ लेते हैं। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में और जानना जरूरी है। क्या क्या है, पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है क्या, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का यूज कहां होगा वो भी बताएंगे। पहले जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में है क्या। डेविएशन का मतलब क्या है, अपने रास्ते से भटक जाना, है ना। जब कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट करते करते मान लो कोई चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो चीज कौन दिखाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, किसी एक्टिविटी के लिए या किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, टीपी माइनस टी नोट डिवाइड बाय 6। ठीक है। या इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए डिवाइड बाय 6। मैंने आपको बताया था कि टी नोट को कई जगह पे ए लिखा मिलेगा और टीपी को कई जगह पे बी लिखा मिलेगा। तो बी माइनस ए डिवाइड बाय 6 या फिर टीपी माइनस टी नोट डिवाइड बाय 6, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये चीजें जो है आपको नोट करनी है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां पे फॉर्मूला यूज होगा और कैसे यूज होगा। ठीक है। जब बात करेंगे वेरिएंस की, आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है वेरिएंस क्या लिखा हुआ मैंने, सिग्मा का स्क्वायर, यानी कि इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, बी माइनस ए डिवाइड बाय 6 सारे का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। या फिर हमारा टीपी माइनस टी नोट डिवाइड बाय 6 है, इसका अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। अब वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसी क्रिटिकल पाथ के लिए तब हम देखेंगे, मान लो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7 जो हैं, ये एक्टिविटी ऐसी हैं जो हमारे क्रिटिकल पाथ में पड़ रही हैं। तो हम जब वेरिएंस निकालेंगे ना तो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सबकी ऐड कर देंगे। हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबका वेरिएंस निकाल लेंगे, सबके वेरिएंस को हम ऐड करेंगे और वो हमारा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। और जहां से हम सिग्मा निकालना चाहेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर द रूट, और ये सारी वैल्यू। इस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ के केस में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इस चीज को ध्यान रख लिया तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिए। लास्ट में जाते जाते हम हमने एक डेफिनेशन कल छोड़ दी थी कि क्रिटिकल पाथ की, एक्चुअल में हमने डेफिनेशन नहीं लिखी थी कहीं पे, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले कल की वीडियो में जो हमने क्रिटिकल पाथ के बारे में डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन लिखवाना भूल गया था मैं, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने बताया भी था आपको, इट इज द मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इवेंट टू लास्ट इवेंट इन ए नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक किसी नेटवर्क डायग्राम में वो पाथ जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ। ठीक है।
इस पाथ के अलोंग जो जो एक्टिविटीज होंगे उनको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज अलोंग क्रिटिकल पाथ आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज। और साथ में जितना टाइम एक क्रिटिकल पाथ लेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, टाइम टेकन अलोंग क्रिटिकल पाथ इज नोन एज एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो दोस्तों ये आई होप तीनों की तीनों चीजें आपने नोट कर ली होंगी। तो अगर नोट कर लिए हैं तो बस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। साथ में हम ये सीखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को किसी टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट विद इन ए समथिंग टाइम। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे इसके बेसिस पे, इन सब के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।